आज हम एक ऐसी काल्पनिक मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी में चलेंगे जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने, आप कह सकते हैं, पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 7 मई 2025 और वक्त रात के 1:05। पाकिस्तान में अपने ठिकानों पर सो रहे आतंकियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में भारत की तरफ से क्या कहर बरसने वाला है। उनके लिए ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली थी। उस एक रात में एक साथ नौ बड़े आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। और ये कोई छोटे मोटे ठिकाने नहीं थे। ये फैले हुए थे पाकिस्तान और पीओके में, ठीक वही जगह जहां से भारत के खिलाफ हमलों की साजिशें रची जाती थी। नहीं, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई बिल्कुल नहीं थी। ये दुश्मन के इलाके में बहुत बहुत अंदर तक किया गया एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था। एक ऐसा मिलिट्री एक्शन जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन का जो स्केल था वो सच में हैरान करने वाला था। कुल 24 मिसाइलें और बम इस्तेमाल किए गए। और टारगेट्स कहाँ थे? बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर। निशाना बने LAT, JM और हिजबुल जैसे बड़े आतंकी संगठन। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ सिर्फ 25 मिनट में। नतीजा 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। मतलब स्पीड और प्रिसिजन का एक डेडली कॉम्बिनेशन। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत को इतना बड़ा, इतना ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। देखिए, ये कहानी सिर्फ जवाबी कार्रवाई की नहीं है। ये कहानी उस दर्द की भी है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को जन्म दिया। और वो दर्दनाक वजह थी पहलगाम का नरसंहार। एक ऐसा हमला जिसने सच में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी और पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। 22 अप्रैल 2025, बैसारन घाटी। यहां आतंकियों ने कुछ लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और फिर 26 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार डाला। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं था, ये नफरत का नंगा नाच था। और जो चीज इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है उन आतंकियों की हिम्मत। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों से कहा, जाओ और सरकार को बता दो। सोचिए, ये एक खुली चुनौती थी, ये बताने की कोशिश कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। देखिए, पहलगाम का हमला कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ये तो दशकों से चले आ रहे आतंकी हमलों की उस लंबी चेन में सबसे नई और शायद सबसे क्रूर कड़ी थी। 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 में पठानकोट और उरी, फिर 2019 में पुलवामा। भारत ने बहुत कुछ चाहा था, पर इस बार बस बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। तो इस बार भारत का जो जवाब था वो दो तरफा था, मतलब टू फ्रंट रिस्पॉन्स। एक तरफ थी डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ मिलिट्री माइट। सीधा और साफ संदेश था कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर ऐसे कदम उठाए गए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी गई, अटारी चेकपोस्ट बंद, SVS वीजास कैंसिल, पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन, यहां तक कि OTT प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तानी कंटेंट हटाने का ऑर्डर दे दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल अकेला कर देना। और जो मिलिट्री एक्शन था उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम पहलगाम के पीड़ितों की याद में रखा गया था, उन महिलाओं के सम्मान में जिनका सिंदूर छीन लिया गया था। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये न्याय दिलाने का एक प्रण था। तो अब आते हैं इस स्ट्राइक की प्लानिंग पर कि आखिर इसका ब्लूप्रिंट बना कैसे। देखिए, ये एक बहुत ही हाई रिस्क मिशन था। मतलब इसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो पूरी प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक थी। सबसे पहले एक हाई लेवल मीटिंग में सेना को पूरी आज़ादी दी गई। इसके बाद रॉ और NTRO जैसी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 21 पोटेंशियल टारगेट्स की पहचान की। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इनमें से 9 सबसे हाई वैल्यू टारगेट्स को फाइनलाइज किया और 5 मई तक ऑपरेशन का पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनकर तैयार था। और इस ऑपरेशन के लिए जो हथियार चुने गए थे वो भी नेक्स्ट लेवल थे। ब्रह्मोस, जो आवाज की स्पीड से 3 गुना तेज है, स्काल्प मिसाइलें जो रडार से बचने के लिए बिल्कुल नीचे नीचे उड़ती हैं, और हैमर बम जो बिना GPS के भी अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। और इन सबको डिलीवर करने वाले थे रफाले और मिराज जैसे लड़ाकू विमान। मतलब ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी का एक जबरदस्त डिस्प्ले था। अब बात करते हैं हमले के बाद की। जो आफ्टरमैथ था वो बहुत ही टेंस था। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की नाकाम कोशिशें भी हुईं और एक नई हकीकत भी सामने आई। अब रूल्स ऑफ द गेम बदल चुके थे।
एक बड़ी मजेदार या कहें कि विडंबना वाली बात यह है कि हमले से ठीक 3 घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, स्लीप पीसफुली बिकॉज PAF इज अवेक। और फिर 3 घंटे बाद 9 आतंकी कैंप 25 मिनट के अंदर तबाह हो गए। मतलब आयरनी देख रहे हैं। पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश तो की, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने करीब 50 ड्रोन भेजे जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। कई मिसाइलें दागी, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जवाब में भारत ने भी उनके 11 एयर बेसिस को टारगेट किया। लेकिन इस सब के बीच दुख की बात यह है कि पाकिस्तानी शेलिंग में 12 आम नागरिकों की भी जान गई, जो ये दिखाता है कि ऐसे हालात कितने अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया को एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसे एड्रेस करने के लिए सामने आए इंडियन एयरफोर्स की एक हिंदू विंग कमांडर और इंडियन आर्मी के एक मुस्लिम कर्नल। ये एक सिंबल था, ये बताने के लिए कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश धर्म से ऊपर उठकर एक साथ खड़ा है। और इस हमले का असर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर पर्सनली बहुत गहरा पड़ा। उसके 4 टॉप कमांडर्स और फैमिली के 10 लोग मारे गए। तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक ब्लो नहीं था, ये एक पर्सनल ब्लो भी था, एक ऐसा झटका जिसने उस संगठन की कमर ही तोड़ दी। तो बदले की ये जो काल्पनिक कहानी है, ये एक बहुत ही असली सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि जस्टिस और एस्केलेशन के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है? कोई भी देश अपनी रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है बिना एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।